10-10 सालों से जूनियरशिप कर रहे हैं जी। ये सीनियर की कमी है, जूनियर की कमी है? तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे लिटिगेटर में और एक अच्छे जो लॉ स्टूडेंट्स अच्छे फ्रेशली एडवोकेट्स होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? उनको किस चीज़ पे अपने ऊपर काम करना चाहिए कि वो एक अच्छी सक्सेसफुल एडवोकेसी निभा पाएँ? लॉ में इतनी अट्रैक्शन है या सिर्फ एक ये भेड़ चाल है, या फिर मतलब कि यार वो कर रहा है चलो अच्छे सूट वूट पहन लेते हैं और अच्छे दिखते हैं, अच्छा प्रोफेशन है तो कर लेते हैं, हाँ गाड़ी का स्टिकर लगा लेते हैं और पुलिस नहीं रोकेगी आपको, मतलब क्या है ये भेड़ चाल है या फिर क्या दौर आ गया फिलहाल? मैं इसको भेड़ चाल नहीं कहूँगा। इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा, दो चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो गई हैं। एक तो इस प्रोफेशन में बड़ा वास्ट हो गया अभी, आप सिर्फ लिटिगेशन से इसको नहीं कनेक्ट कर सकते कि मैं लॉयर बन गया हूँ तो मैं कोर्ट ही जाऊँगा। जैसे सर आपने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल फील्ड्स आजकल आ चुकी है, तो आपने अपने करियर में कौन सी फील्ड चूज़ करी और आज के टाइम में एक लॉ स्टूडेंट जो फ्रेशली लॉ ग्रेजुएट होता है उसको कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए? इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल फील्ड्स आ गई हैं। तो देखिए, साइड बिजनेस हमारी बार काउंसिल अलाउ नहीं करती। हाँ, शुरुआत में टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़रूर आप कामयाब मिलेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, बीइंग ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर। हम जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जी, बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, 80 to 90% सारे लो बैकग्राउंड से ही आए हुए हैं। मतलब ऐसी क्या खास बात है इस चीज़ में? देखिए, वकीलों में कुछ ना कुछ तो अलग है बाकी लोगों से। दूसरा जो काम मेजर मैं बताऊंगा, जो मैं एज ए लॉयर, एज ए प्रेसिडेंट मैंने किया, बार को हमने बिल्कुल पारदर्शी कर दिया। बार का पूरा सिस्टम हमने ऑनलाइन कर दिया। वो हमने सेक्रेटरी के टाइम पे स्टार्ट किया। जो एडवोकेट फ्रेशली ग्रेजुएट होकर आता है वो एनुअल ड्यूज़ भरता है, उसके वो अकाउंट में जाते हैं। उसका किस तरीके से कहाँ क्या काम किया जाता है, उसका यूसेज क्या है उस फीस का, उस पर्टिकुलर अमाउंट? कोलिजियन सिस्टम, जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, आप इसमें थोड़ा सा बताएं। जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, या जो जनरेशनल वो चलती आ रही कि भाई जज का बेटा ही जज बनेगा, या थोड़ा रेफरल लगा देते हैं, तो ऐसा है क्या? तो मैंने हमेशा सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के सीनियर्स की कमी है या हमारा कल्चर हम वो नहीं दे पा रहे हैं? क्या गैप है जो लॉ स्टूडेंट्स यहाँ पे आने की बजाय बड़े बड़े कोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, या यहाँ लर्निंग कम है? वो जूनियर कैसे अप्रोच करे अगर किसी के पास 99% मुझे लगता है कि वो किसी रेफरल से ही जाता है, भी वो फलाने का जानकार वकील है, वहाँ मैं बात कर लेता हूँ। अगर किसी का जानकार नहीं है तो वो कैसे अप्रोच करे? सर जैसे फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, उनकी अर्निंग काफ़ी मिनिमल, मतलब होती ही नहीं है कि वो कॉफ़ी भी नहीं पी सकते, चाय भी नहीं पी सकते, इतनी मिनिमल अर्निंग होती है। तो उसमें बहुत हार्डशिप्स होती हैं, तो फिर वो ना उसको क्विट करने की सोचता है। तो उसमें वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करे, और फिर क्या वो साइड बिजनेस उसका करना एथिकल है इसमें अगर उसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो? अमूमन 90% काम एक उस वकील के पास जाते जिसका नाम होता है। मैं नाम नहीं लूँगा, वो आप भी जानते हैं कि कोर्ट में 5-6 वकील होते हैं जिनका अच्छे से नाम होता है, सिर्फ काम उनके पास जाता है। जैसे कोई एक बेसिक सिटीज़न आता है तो उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है किसी भी एडवोकेट को अफोर्ड करने के लिए, तो क्या हमारे पास फ्री लीगल एड का कुछ है, हमारे पास कोई फैसिलिटी? आज एक यंग लॉयर जो बहुत कन्फ्यूजन में हो, बहुत स्टेट उसका समझ नहीं आ रहा हो कि मैंने लॉ चूज़ तो कर लिया, मैं सेकंड थर्ड ईयर में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, अब मैं लॉ से जाऊँ, मैंने इतने सारे दोस्तों का सुना कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अभी ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो आप उसको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे कि अभी से ही चला जा तो इंटर्नशिप करने, या आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए कि आज जो एक मतलब कंफ्यूज लॉ स्टूडेंट देख रहा हो? नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे दूसरे पॉडकास्ट में। जैसा कि हमने पहले पॉडकास्ट में आपको बताया था, ड्यू काउंसिल का क्या मकसद है, क्या मिशन है, और वो किस एक माइलस्टोन पर निकला है। तो ड्यू काउंसिल का मेन मकसद है कानून की जटिल भाषा को, जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, उसको एक आसान भाषा में समझाना, और हम उस आसान भाषा को समझाने के लिए एकेडमिशियंस, लॉफुल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स एंड जजेस को अपने पॉडकास्ट पे बुलाते हैं। हमारा एक मिशन है ड्यू काउंसिल का कि कानून को जितना हो सके उतनी आसानी से हम एक भारतवर्ष के आखिरी आदमी तक हम पहुंचा सके, क्योंकि कानून को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि हर आदमी के
उसकी पहुंच से अभी भी बहुत दूर है। तो इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। बिल्कुल योगेश, मैं आपके साथ बहुत एग्री करती हूँ। तो इसी पहल में आज हमारे साथ जुड़े हैं गुड़गांव कोर्ट के बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड, यूथ में बहुत ज़्यादा फेमस, एंड ही इज़ द फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। प्लीज़, आई वांट टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट ही इज़ अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। सो दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर ऑल द फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ आगे पॉलिटिकल माइलस्टोन्स अचीव करना चाहते हैं या एडवोकेसी में कुछ अपने माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं। दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर देम। तो आज हमारे साथ हैं गुड़गांव बार एसोसिएशन के फॉर्मर सेक्रेटरी एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट एडवोकेट श्री विनोद कटारिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो विनोद कटारिया जी, आज हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, आपसे कुछ बातें जानेंगे कि वकालत क्या है, कानून किस तरह ज़िंदगी में काम आता है, कितना महत्वपूर्ण है, और आपकी जो अभी फ़िलहाल पॉलिटिकल लाइफ चल रही है उसके बारे में हम जानेंगे जी। शुरुआत करते हैं बरखा। सर प्लीज़ आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि हु इज़ विनोद कटारिया, और कुछ एक ऐसा मेन इंसाइट जो आज तक किसी को नहीं पता और आज इस पॉडकास्ट के थ्रू किसी को पता लगेगा कि आज क्या ऐसा है, कुछ कैसा खास है नहीं वैसे, पर मुझे ध्यान आया तो मैं ज़रूर बताऊंगा। जी, मैं विनोद कटारिया हूँ यार, और लगभग 23 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में। जी। शुरुआत हुई थी 2003 से, जब मैं 2000 से हुई थी बेसिकली। 2000 में जब मैं लॉ करने गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, और 2003 में मैं पास आउट हुआ। जैसा कि बरखा ने बताया कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। और आज के दिन में मेरी फैमिली में कोई लॉयर नहीं है अभी तक। मेरा बेटा है, अभी वो 12th कर रहा है, तो शायद वो परस्यू करे। सफ़र बहुत अच्छा रहा ये। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि 23 साल गुजर गए, कब चले गए पता नहीं चला। हाँ, शुरुआती जो दौर है जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए है, वो हमेशा ही टफ रहा और टफ रहेगा। स्कूलिंग मेरी सेंट माइकल स्कूल से हुई थी, गुड़गांव से ही। फिर मैंने ग्रेजुएशन की, बीएससी मैंने की, और उसके बाद मैंने लॉ एंट्रेंस दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर मेरी इस कैरियर की शुरुआत हुई। और ज़्यादा बताऊं तो 2003 से लेकर 2015 तक मैं एक लॉयर ही था। ये जो पॉलिटिकल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई वो उसके बाद स्टार्ट हुई। जैसा आपने बताया कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, तो आपको क्या किक ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में, या आपको कहाँ से ये इंकरेजमेंट मिली कि मुझे एडवोकेसी ये एक ऐसा करियर? क्योंकि हर कोई वकालत में जाने से झिझकता है, या लगता है कि यार ये लॉ तो कोई भी कर लेगा। वो आपने सुना होगी ये चीज़। हार्डशिप्स आते हैं कि लगता है कि पैसा तो है ही नहीं, क्या करते हैं वकील ऐसे। हाँ, ना नौकरी है, ना कोई स्टेबल इनकम है। बट तो आपको क्या मोटिवेशन और क्या इंस्पिरेशन मिली कि मुझे एक एज अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट बनना है? देखो, मोटिवेशन की बात बताऊं तो जब मैं बीएससी कर रहा था और मैं लॉ का एंट्रेंस दे रहा था, उससे पहले मैं कोर्ट में आता जाता रहता था, कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट था लॉयर्स के साथ। तो फिर धीरे धीरे लगा मुझे भी लॉ करनी चाहिए। उससे मैंने 2 एंट्रेंस दिए थे उस टाइम। एक एमडीयू का दिया था, एमडीयू भी उस टाइम होती थी लॉ 3 ईयर, और फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिया। तो मेरा वहाँ एडमिशन ना हो गया, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। तो हाँ, मन में था कि लॉयर बनना है। और जहाँ तक बात है कि हार्डशिप है फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए ज़्यादा है। बट अगर आप देखेंगे पिछले 5-7 साल का, मैं गुड़गांव का ही अगर बताऊं, तो नए बच्चे और नए जो लॉयर्स हैं बहुत आ रहे हैं। अच्छा भी कर रहे हैं बहुत लोग, क्योंकि कॉलेजेस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। शुरुआत में जब हम कर रहे थे तो गुड़गांव में शायद सेक्टर 40 2003 के बाद आया, जो 40 का जो कॉलेज है। तो गुड़गांव में लॉ कॉलेज कोई नहीं था। अब पिछले 22-23 सालों में शायद मैं अगर गिनती करूं तो 8 से 9 कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे एलएलबी और एलएलएम और सारी जो स्टडीज़ हैं वो परस्यू करा रहे हैं। तो ये इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। जैसे 23 साल को अगर आप बताना चाहें तो कैसे आपने शुरुआत करी कोर्ट में आके, कौन से सीनियर के अंडर आपने गाइडेंस ली, और कौन सी आपने फील्ड में आगे अपनी एडवोकेसी परस्यू करी? मेरे जो शुरुआती 5 साल थे, 2003 से लेकर अगर मैं 2008 तक की बात करूं या 7 मिनट तक की बात करूं, तो मैंने शुरू के 6 महीने, बिल्कुल शुरू के 6 महीने मैंने पटियाला हाउस से शुरुआत की। उसके बाद वो 6 महीने करने के बाद मैं दिल्ली हाई कोर्ट शिफ्ट हुआ। मेरे सीनियर थे जसमीत जी, आजकल सर हाई कोर्ट जस्टिस हैं जसमीत जी, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस हैं। मैं उनका लगभग 4.5 साल में उनके साथ मैंने काम किया। बहुत अच्छा रहा, मैं उनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिला।
और कुछ ऐसे सीनियर है जो हमेशा ही आपकी लाइफ में काम देते हैं, मतलब आप हमेशा उनको याद करते हैं, और वो वैसे ही हैं आज के दिन भी। आज भी मैं उनसे कुछ पूछूं, मैं मिलना चाहूं, तो वो वैसे के वैसे जसमीत जी हैं। हम उनको भैया बोलते थे उस टाइम। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ पे। फिर 2007 के एंड तक आते आते मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ, लगभग मतलब 2008 की शुरुआत में आप माने। तो मेरे जो सीनियर रहे वो दिल्ली रहे। गुड़गांव में किसी के साथ मेरा कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं रहा जो मैं जिनको ये कहूँ मैंने उनके अंडर जूनियरशिप की। हाँ, सीनियर मेरे दिल्ली में रहे, गुड़गांव आके मैंने इंडिपेंडेंट अपना काम शुरुआत की। तो इसमें मैं एक थोड़ी सी बात ये ऐड करना चाहूँगा, आजकल जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होना चाहती है। हाँ। मेरी एक एडवाइस है उनको, और मैं हमेशा बताता भी हूँ कि आप किसी के साथ काम करें, किसी के साथ सीखें, किसी को अपना गुरु बनाएं, तो 2-4 साल ज़रूर दें। ये प्रोफेशन अब आपका मांगता है। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ याद आई कि 2-4 साल आपने कहा लो, लेकिन जो 10-10 सालों से जूनियरशिप कर रहे हैं जी, ये सीनियर की कमी है, जूनियर की कमी है? नहीं, वो उसमें मैं किसी की कमी नहीं मानता। वो कहीं ना कहीं जूनियर और सीनियर का एक ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। सीनियर जाने नहीं देना चाहता है, अच्छा, क्योंकि एक कंफर्ट लेवल बन जाता है। जूनियर भी लगता है कि मेरा बड़ा अच्छा यहाँ पे काम चल रहा है, सर बड़ा ध्यान रख रहे हैं। तो मेरा उसमें नजरिया ये है कि वो कहीं ना कहीं आप लोगों की एक बॉन्डिंग और अटैचमेंट है, वो इतना रिलेशन वहीं चलता है। ठीक। जैसे आजकल बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स लॉ चूज़ कर रहे हैं, बेसिकली बहुत सारे एडवोकेट्स आते हैं, AIB भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स देते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे लिटिगेटर में, और एक अच्छे जो लॉ स्टूडेंट्स अच्छे फ्रेशली एडवोकेट्स होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? उनको किस चीज़ पे अपने ऊपर काम करना चाहिए कि वो एक अच्छी सक्सेसफुल एडवोकेसी निभा पाएँ? मेरी सबसे उसमें बेस्ट एडवाइस है पेशेंस। ये जो प्रोफेशन है वकालत का, ये आपका पेशेंस मांगता है। आप अच्छा सीनियर चुने। बच्चे जितने भी आ रहे हैं आज के नए, जितने भी लॉयर्स हैं वो बेटर हैं, पहले की जनरेशन से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। क्वालिटी वाइज बड़े अच्छे हैं, काम करने की ज़ील है उनमें, ऑफिस अच्छे हैं, काम भी करते हैं। बट पेशेंस मांगता है ये प्रोफेशन। आप ये लगे कि मैंने आज ये काम प्रोफेशन ज्वाइन किया और कल से मैं बहुत बड़ा लॉयर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। ये प्रोफेशन रोज आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। टाइम दें, सीखें। तो मेरा तो गुरु मंत्रा ये है कि आप पेशेंस दें इस प्रोफेशन को, काम करें, किसी को गुरु ज़रूर बनाएं और काम सीखें ज़रूर। अच्छा, जैसे हम अमूमन 15-20 साल पहले जैसे एक दौर चला था कि एवरीबडी इज़ डूइंग इंजीनियरिंग, हर कोई इंजीनियरिंग पे ही फोकस कर रहा है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में ही डाल रहे हैं, दाखिला दे रहे हैं। आज वो शायद वकालत के साथ हो रहा है। लड़के लड़कियां हर कोई लॉ को एज अ प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं। तो क्या ये लॉ में इतनी अट्रैक्शन है, या सिर्फ एक ये भेड़ चाल है, या फिर मतलब कि यार वो कर रहा है, चलो अच्छे सूट वूट पहन लेते हैं और अच्छे दिखते हैं, अच्छा प्रोफेशन है तो कर लेते हैं। हाँ, गाड़ी का स्टिकर लगा लेते हैं और पुलिस नहीं रोकेगी आपको। मतलब क्या है ये, भेड़ चाल है या फिर क्या दौर आ गया फिलहाल? आपके पास इतने ऑप्शंस हैं आज के दिन में। लॉ फर्म्स हैं, आर्बिट्रेशंस हैं, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। जुडिशरी में पहले इतनी पोस्ट नहीं आती थी, क्रिएट नहीं होती थी। पिछले कई सालों से बहुत सारे, आप जो इस बारी भी हमारे यहाँ जो बैच आए उसमें यंग, जो बिल्कुल ही यंग लॉयर्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो इस प्रोफेशन में जो वैरायटी आई है, जो इसमें फैलाव आया है, इसलिए वो जो नए हमारी जनरेशन है वो ज़्यादा आ रही है। दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि कॉलेजेस, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा मिलने लगी है। फिर वो मैं दोबारा आपको कहूँगा 2007 तक गुड़गांव में कोई कॉलेज नहीं था, सेक्टर 40 आया। उसके बाद ये कॉलेजेस आए तो बच्चों का अट्रैक्शन भी बढ़ा। रही बात कि स्टिकर मिल गया या वो हो गया, वो हाँ इस तरीके के भी बच्चे हैं या लॉयर्स हैं, बट वो एक अथॉरिटेटिव चीज़ें मांगते हैं अपनी, कि हाँ मुझे वो मिल रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करूँगा, बट उसको अगर आप राइट डायरेक्शन में करेंगे तो शायद ज़्यादा हम उसमें कामयाब रहेंगे। जैसे सर आपने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल फील्ड्स आजकल आ चुकी है, तो आपने अपने करियर में कौन सी फील्ड चूज़ करी, और आज के टाइम में एक लॉ स्टूडेंट जो फ्रेशली लॉ ग्रेजुएट होता है उसको कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए? इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल फील्ड्स आ गई हैं। तो जो बात फील्ड चूज़ करने की है वो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट पे है कि आपका क्या इंटरेस्ट है।
इंटरेस्ट आपका शुरू में डेवलप मतलब बड़ा मुश्किल है कि मैं पहले साल ही ये डेवलप कर लूँ कि मुझे क्या चूज़ करना है, पर फिर भी आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कैरियर ओरिएंटेड हैं, उनको पता है कि मुझे इसके बाद क्या करना है। तो ये इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी, अपने टेस्ट और वो क्या करना चाहता है उस पर डिपेंड है। मैं ज़्यादातर सिविल लिटिगेशन करता हूँ, हाँ क्रिमिनल लॉ भी मैंने किया, बट मेरे पास जो ज़्यादा वैरायटी है वो सिविल लिटिगेशन की है। अच्छा, जैसे यहाँ पे तो सभी जानते हैं कि लॉ कहाँ से, जो पुराने लॉ चले आ रहे हैं 100-150 साल पुराने, वकालत भी वहीं से आई है, अंग्रेज़ों से आई है। तो जो 1900 से लेके और 2026 तक, चलो 1900 का तो मैं क्या ही पूछूंगा, 80s और 70s, 1980s और 70s से लेके और 2026 तक क्या लगता है कि क्या चेंजेस आए हैं? क्या अब भी वही हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या चेंजेस आए हैं? और अगर नहीं आए तो क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए वकालत में, एडवोकेसी में? नहीं, रिफॉर्म्स तो आए हैं, लॉ बहुत सारे अमेंड भी हुए हैं और बहुत सारे एबॉलिश भी हुए हैं। जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो एबॉलिश भी हुए हैं और जिनमें ज़रूरत थी वो अमेंड भी हुए हैं। 1900 से अगर आप बात करें 2026 तक लॉ में काफ़ी चेंजेस हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ लॉ जो है, मेजॉरिटी में अगर बात करूं, जब तक हमारा BNS नहीं आया था तब तक हम पुराना ही जो कानून था वो पढ़ रहे थे। बट हाँ, धीरे धीरे फॉर द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस हैं लॉ में। सर, जैसे बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, तो एडवोकेसी से आप पॉलिटिकल, कैसे आपका ध्यान उस तरीके से अट्रैक्ट किया? क्या ऐसा पॉलिटिकल चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया? कुछ किक, कुछ ऐसा मोटिवेशन कैसे मिली आपको वहाँ पॉलिटिक्स में जाने की? मैं लॉयर के साथ साथ पॉलिटिकल जो मेरा कैरियर है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर पॉलिटिकल था कुछ ना कुछ, जिसको मैं ये कहूँ। मैं स्कूल में था तो भी मैं स्कूल में हमेशा, स्कूल की जो टीम थी हमारे यहाँ स्कूल में, जो कैप्टन या ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर टाइप हमारा वो था, एक पोर्टफोलियो बना हुआ था, वहाँ भी था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया तो वहाँ भी मैंने चुनाव लड़ा। तो उसके बाद फिर मैं लॉ में आ गया, मैंने LLB कर ली। शुरू के 12 साल मैंने प्योरली एज ए लॉयर काम किया। और मेरी एडवाइस भी है, अगर इसके साथ साथ आप मेरी बात सुने, तो जो नई जनरेशन है ना, वो शुरू में इस पॉलिटिकल कैरियर पे ध्यान ना दे, वो पहले लॉयर बने, क्योंकि वकीलों का नेता सबसे पहले वकील होना चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वकील ही नहीं है तो आप वकीलों के नेता कैसे बनेंगे, ये मेरा हमेशा से ये सवाल रहा है। तो शुरुआती 12 साल मैंने वकालत को दिए। फिर 2015 में पहली बार मैं चुनाव लड़ा, बार का सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, तो वहाँ से शुरुआत हुई। पर हाँ, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक, आप जिसको कह सकते हैं, ज़ील थी कि जिसको मैं करना चाहता था। थैंक यू उसके लिए कि मैं करना चाहता था। और फिर वो शुरुआत भी 2015 से हुई और आज 2026 आ गया। लगातार मैंने 4 चुनाव भी लड़े, मैंने सपोर्ट भी किया और बड़ा अच्छा सफ़र रहा ये सफ़र भी मेरा उस सफ़र से ज़्यादा अच्छा रहा, अगर मैं दोनों को मिलाऊँ तो। ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से एक चीज़ याद आई कि हम जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जी, बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, 80 to 90% सारे लो बैकग्राउंड से ही आए हुए हैं। मतलब ऐसी क्या खास बात है इस चीज़ में? देखिए, वकीलों में कुछ ना कुछ तो अलग है बाकी लोगों से, और जो समाज को जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो वकील ही देते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं आगे जाके पॉलिटिकल कैरियर में जाती है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो काम करने का तरीका है, ठीक कह रहे हैं आप, लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी बार में भी, बहुत सारे ऐसे हैं जो MLA भी बने, हमारी बार के मेंबर रहे और काफ़ी अच्छी उनकी प्रैक्टिस भी रही। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इस प्रोफेशन की ताकत है जो हमें इस तरफ ले जाती है। सर, जैसे आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपके टेन्योर में ऐसा कौन सा बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज था जो गुड़गांव कोर्ट बार में आया? जी, अगर मैं अपने 2 काम गिनवाऊँ जो मेरे एज ए सेक्रेटरी और एज ए प्रेसिडेंट, हालांकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ, 2 ऐसे काम हैं जो मैंने किए जिसके लिए मैं ये कहूँगा कि मुझे हमेशा ही लगता है कि मैं वो काम आगे भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। जब मैं सेक्रेटरी था तो हमने एक बार को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी। 2016 की मैं बात बताता हूँ आपको। किसी भी बार में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी कभी भी। आज भी ये डिमांड है कि हमें मिलनी चाहिए। दिल्ली में ऑलरेडी मिल रहा है, हमारी यहाँ नहीं है।
2016 में हमने पहली बार गुड़गांव बार एसोसिएशन को एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी और उसमें इतने हमारे वकील भाइयों को फायदा हुआ। आज भी वो जो मेरे साथी हैं या मेरे सीनियर हैं वो याद करते हैं कि आपने वो बड़ी अच्छी पॉलिसी दी। पॉलिसी क्या थी कि उसमें आपको पहले दिन से आप कवर थे। जनरली क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या है, जो मेजर डिजीज है वो 3-3 साल बाद कवर होती थी। वो पहले दिन से आपका कोई भी आपको कोई डिजीज हो, कितनी भी डेंजरस डिजीज हो, आपको पहले दिन से कवर मिल रहा था। दूसरी उसमें खास बात थी कि आपके पेरेंट्स इंक्लूड थे, उनकी कोई एज हो वो इंक्लूड थे, उनको कोई भी बीमारी हो या ना हो वो इंक्लूड थे, उनका भी पहले दिन से था। तीसरी उसमें खास बात थी कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स इन लॉ को ले सकते थे। बार ने उस समय, मेरे साथियों ने, मेरे सीनियरों ने इतना उसको फायदा पहुंचाया, मैंने क्या, हम सब ने मिलकर वो पॉलिसी मिली और बार को बहुत फायदा हुआ। दूसरा जो मैं एज ए प्रेसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके साथ में छोटा छोटा एड ऑन करूं तो मैं जब सेक्रेटरी था तो नए लॉयर्स के लिए हमने तब भी हॉल नंबर 7 बनाया। जब मैं प्रेसिडेंट बनाया तो हमने हॉल नंबर 8 का अप्रूवल लिया और सीटें दी। सी ब्लॉक के ऊपर पोटा कैबिन्स बनाए, हमेशा नए साथियों का ध्यान रखा। और हॉल नंबर 8 अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स जो हैं, जिसमें 700-800 लॉयर्स बैठते हैं, वो 2020 के बाद बात की ज्यादातर अगर आप देखेंगे। हाँ, सर के टेन्योर में ही हमें सीट मिली थी। अब वो इंडिपेंडेंट, हमने एक बड़ा इंडिपेंडेंट ड्रॉ किया जिसका यूट्यूब पे लाइव भी था, वो लाइव था, और पोटा कैबिन्स भी बनाए। दूसरा जो काम मेजर मैं बताऊंगा जो मैं एज ए लॉयर, एज ए प्रेसिडेंट मैंने किया, बार को हमने बिल्कुल पारदर्शी कर दिया। बार का पूरा सिस्टम हमने ऑनलाइन कर दिया। वो हमने सेक्रेटरी के टाइम पे स्टार्ट किया और प्रेसिडेंट आते आते हमने बिल्कुल उसको 0 टॉलरेंस पे ले आए और कोई कैश हमने बार में नहीं लिया। इवन बार में जो हम एनुअल ड्यूज लेते थे उसका भी मैंने एक लिंक जनरेट किया, जो आपके पास लिंक आएगा, उस लिंक से आपको ओटीपी मिलेगा, आप उस ओटीपी से आप पैसे देंगे। हाँ, उससे पहले क्या था कि हम कैश पैसे दे रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं था, बहुत सारे इश्यूज थे बार में। तो ये 2 ऐसे काम थे जो मैं एज ए सेक्रेटरी और एज ए प्रेसिडेंट, जो मुझे लगता है मेरी मेजर अचीवमेंट थी। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे ऐसे काम है जो मैंने किए। वो अभी तक चल रही है हेल्थ पॉलिसी? न, वो हेल्थ पॉलिसी उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो किसी ने कहीं ना कहीं हम सबकी कमी है उसमें, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम ना लेके कहूँ, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। जी। सर, जैसे आपने ये सब कुछ करने की कोशिश की, तो जो इससे पहले मेंबरशिप में जो थे, अपने टेन्योरशिप करे थे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की, उसके बाद जब आप आए बीच में, तो आपको बहुत सारी हार्डशिप्स का वो करना पड़ा होगा मुकाबला, कि इतनी सारी हार्डशिप्स आ रही है कि बहुत ज़्यादा क्योटिक हो गया होगा। उन चीज़ों से आपने कैसे वो करा कि ये चीज़ें आपको ये करनी है, ये आपकी मेन प्रायोरिटीज़ हैं? देखो, सिस्टम को सुधारने के लिए हमेशा आपको टाइम लगता है, और जब सिस्टम काफ़ी दिनों से चेंज ना हुआ हो तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, हार्डशिप आई, पर शुरू से एक मेरे दिमाग में सोच थी कि जब मुझे कोई मौका मिला बार में तो मैं इन चीज़ों को सुधार करूँगा ज़रूर। और बार ने भी अप्रिशिएट किया उसको। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने किया तो किसी ने उसमें रुकावट की। बार ने आज भी अप्रिशिएट करती है, बार हमेशा से बार ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि आप जब भी कोई सुधार करेंगे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, बाद में धीरे धीरे लोग उसको तारीफ भी करेंगे, लोग उसमें ढलेंगे भी। और आज जो है वो कहीं ना कहीं बार में इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, इन चीज़ों को। तो मैं खुश हूँ कि ये सारे काम मैं कर पाया। तो सर, जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन लिंक जनरेट होता है एनुअल ड्यूज़ का, तो जो एडवोकेट फ्रेशली ग्रेजुएट होकर आता है वो एनुअल ड्यूज़ भरता है, उसके वो अकाउंट में जाते हैं। उसका किस तरीके से कहाँ क्या काम किया जाता है, उसका यूसेज क्या है उस फीस का, उस पर्टिकुलर अमाउंट? देखिए, वो जो ड्यूज़ है वो बड़े मिनिमल है, 600 रुपये हैं एनुअल, मतलब 50 रुपये पर मंथ है। और एक मेंबरशिप फीस भी है? मेंबरशिप फीस है 2500 रुपये है जी। अगर आपका प्लेस ऑफ प्रैक्टिस गुड़गांव में, अगर बाहर के हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा है। तो इसके अलावा आप कहते हैं कि हम उसका यूज़ कहाँ करते हैं। बार में जो हमारी जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पुअर है आज के दिन में, क्योंकि काफ़ी सालों से हम यूज़ कर रहे हैं और अब हम जल्दी नई बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे। तो जो बार के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो तनख्वाह जाती है, बार में जो साफ़ सफाइयाँ हैं उसके लिए हम काफ़ी मेंटेनेंस पे काफ़ी हमारा खर्चा होता है। हम लाइब्रेरी भी रन करते हैं, एम्प्लॉयज़ भी हमारे 25-30 हैं, शायद ज़्यादा भी होंगे आज के दिन में। तो ये जो हमारे डेली रूटीन के खर्चे हैं वो उनमें जाता है। ज़्यादातर काम जो वेलफेयर का जो आता है उसी में हम यूज़ करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस अमाउंट में कहीं ये ट्रांसपेरेंट है, या इसमें भी करप्शन या कोई अपना अमाउंट निकाल सकता है? नहीं, जब से ये सिस्टम ऑनलाइन हुआ इसमें कोई करप्शन नहीं है और ना कोई उसका मिसयूज़ करता है। पहले क्या हुआ उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा मैं, पर जब से सिस्टम ऑनलाइन हुआ है तब से इसमें बहुत सारा सुधार है और अच्छा काम भी कर रहा है ये सिस्टम। तब से ट्रांसपेरेंट? हाँ, 100% ट्रांसपेरेंट है ये सिस्टम। अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। जी। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़
इसी से ही संबंधित है। कोलिजियन सिस्टम, जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, आप इसमें थोड़ा सा बताएं। जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, या जो जनरेशनल वो चलती आ रही कि भाई जज का बेटा ही जज बनेगा, या थोड़ा रेफरल लगा देते हैं, तो ऐसा है क्या? देखिए, जहाँ तक बात हम हाई कोर्ट जजेस की करेंगे तो उसमें दो तरीके से आपकी वो है अपॉइंटमेंट कह लें आप। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं हमारे, मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा पंजाब की, तो हमारा परसेंटेज वहाँ कम है, पंजाब का भी ज़्यादा है वहाँ पे। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस हैं उनकी एक कोटा है वहाँ पे, उस रिजर्वेशन में भी एक कोटा है कि आप इतने डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे हाई कोर्ट जजेस बनेंगे। ठीक है। दूसरा उसका तरीका है कि जो हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं वो डायरेक्ट एलिवेशन होगा उनका। दो तरीके से हाई कोर्ट के जजेस बनते हैं। अच्छा ये हाई कोर्ट के बारे में है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में भी दो तरीके से है। अच्छा। एक जो हाई कोर्ट के जजेस हैं जो चीफ होंगे या हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी में होंगे, दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करते होंगे लॉयर्स, वो जनरली कम रहते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड से नाम है उसमें। हाई कोर्ट में ज़्यादा हैं जो लॉयर्स हैं, उनका एक परसेंटेज ऑफ अपॉइंटमेंट या एलिवेशन ज़्यादा है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम है। अच्छा। दूसरा आपने इसमें पूछा, आपने कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है? देखिए, ज़्यादातर जो है लॉयर्स हैं वो बड़े अच्छे लॉयर्स एलिवेट होते हैं। हाँ, पर कहीं ना कहीं अगर मैं इस बात को मानूं तो कोई ना कोई पॉलिटिकल बहुत ही लोअर लेवल पे या बहुत ही लोअर परसेंटेज में वो रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है। अच्छा, आजकल थोड़ा न्यूज़ में भी है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनसीईआरटी की बुक में से एक चैप्टर हटवा दिया। जी, उन्होंने ऑर्डर करा। जी, आपको अगर मैंने ज्ञात हो ज्ञान है मुझे उसका। ज्ञान। जी। तो क्या सही किया सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, शायद इस पे मैं कमेंट ना करूं कि वो ठीक है या गलत, तो शायद ये सवाल मेरे लिए जवाब देना बड़ा क्या मुश्किल है। ऐसा है जुडिशरी में है? कि इस धरती पे हर चीज़ इस धरती पे एग्जिस्ट करती है। अच्छा। तो मेरी आपके इस सवाल का जवाब ये है। जैसे जितने भी मैं देखती हूँ कि जितने भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत रेयरली होता है कि गुड़गांव में या डिस्ट्रिक्ट बार में इंटर्नशिप जाते हैं। मैंने हमेशा सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के सीनियर्स की कमी है, या हमारा कल्चर हम वो नहीं दे पा रहे हैं? क्या गैप है जो लॉ स्टूडेंट्स यहाँ पे आने की बजाय बड़े बड़े कोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, या यहाँ लर्निंग कम है? नहीं, लर्निंग हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे ज़्यादा है। अभी आप हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, उनकी भी मैं पीछे सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि एनएलयू का मतलब ये नहीं है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही प्रैक्टिस करें। शायद आपने भी सुना होगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी जो नॉलेज है या आपकी लॉ का जो बेसिक है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप गुड़गांव देखेंगे, बहुत सारे नए बच्चे हैं जो कर रहे हैं यहाँ पे, इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा कोई बड़े आपने कॉलेज से पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड रहता है कि आप हाई कोर्ट करें या सुप्रीम कोर्ट करें। तो मेरी तो एडवाइस हमेशा यही रहती है कि आप ग्रास रूट लेवल से काम करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल से करें। हाँ, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाइए, आपको पता चले कि वहाँ काम करने का तरीका क्या है। रही बात कि मैं अगर पर्टिकुलर गुड़गांव कोर्ट की बात करूँ, थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ कमी है, नई कोर्ट हमारी बन रही है। मैं इसमें एक बात और ऐड ऑन करूँगा कि जब मैं 2017 में सेक्रेटरी था तो जो टावर ऑफ जस्टिस है, इसका जो काम इनॉग्रेशन था वो 2014 में हुआ था, फाउंडेशन स्टोन। तो 3 साल वो काम स्टार्ट ही नहीं हो पाया। तो 2017 में जब मैं सेक्रेटरी था तो ये 2017 में हमने ये काम भी स्टार्ट कराया था, और ये जल्दी मुझे लगता है इस साल हो जाएगा ये इसका काम स्टार्ट। हालांकि ये काफ़ी डिले चल रहा है। डिले, हाँ, ये इनिशियली 3 साल का ये प्रोजेक्ट था, तो आज हम शायद लगभग 9 साल के बाद भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल ये हो जाएगा। तो ये डिले गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है डिसीजन, क्या ये डिले क्या? फंड्स का बड़ा इश्यूज रहता है, बहुत सारे इश्यूज हैं, कॉन्ट्रैक्टर का है, गवर्नमेंट की तरफ से फंड रिलीज है, कई बार आप डिज़ाइनिंग में चेंज होता है, तो वो बहुत सारे इश्यूज इसमें रहते हैं। उसी पे अपने टॉपिक पे वापस आते हुए, अगर कल को कोई फ्रेश लॉ ग्रेजुएट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है और वो एंटर करता है, तो अगर वो अपना सीनियर सर्च करना चाहे तो कौन से सीनियर के पास अप्रोच करे, और क्या क्वालिटीज़ देखे अपने सीनियर में कि वो उनके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहे? जैसा आपने कहा कि एक सीनियर के साथ 3-4 साल जुड़े रहना चाहिए एक जूनियर को, तो क्या देखना चाहिए उसको? मुझे लगता है उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो कितनी ईमानदारी से काम कर सकता, कितनी मेहनत कर सकता है। इस प्रोफेशन में मेहनत बहुत है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको सीखने के लिए
आज हमारे पास 70-80 के करीब, 70-75 के करीब कोटे, उनमें घूमना भी पड़ेगा। तो वो सीनियर देखे जो उसको अप्रिशिएट करे, जो उसको कहीं ना कहीं हमेशा ये मोटिवेट करे कि आप काम करें, काम करने की इंडिपेंडेंस दे। वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कई बार। तो वो जो हमारे नए स्टूडेंट्स आते हैं, नए लॉयर्स आते हैं मेरे साथी, वो लगता है कि काम करने का मौका नहीं मिल रहा मुझे। तो एक अच्छा सीनियर जो होगा वो हमेशा काम करने की इंडिपेंडेंस देगा आपको। जहाँ आपको ये इंडिपेंडेंस मिल रही है, आप ज़रूर वहाँ सीखोगे भी और आपको काम करने का मन भी आपको करेगा। और वो जूनियर कैसे अप्रोच करे अगर किसी के पास 99% मुझे लगता है कि वो किसी रेफरेंस से ही जाता है, भाई वो फलाने का जानकार वकील है, वहाँ मैं बात कर लेता हूँ। अगर किसी का जानकार नहीं है तो वो कैसे अप्रोच करे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कमी हमारी है। हाँ हम जो इस प्रोफेशन में अब जो 20-22 साल हो गए हैं जी, तो ये कमी कहीं ना कहीं हमारे एंड पे है। हमें जो नए लॉयर्स आ रहे हैं उनको जो वो करना चाहते हैं, किसी के साथ जूनियरशिप करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए हम कोई ऐसा हमने प्लेटफॉर्म नहीं दिया अभी जी, तक कि भाई आप इस प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। जिम्मेवारी हमारी है, बार एसोसिएशंस की है, तो वो कहीं ना कहीं हम उसमें अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। कोशिश हमेशा सब ना कोई करता है कि इसके लिए कुछ ना कुछ करें। पर हाँ, आपने ये बड़ा अच्छा मुझे भी ध्यान दिलाया, हमें इस पे कोशिश करनी चाहिए। हमें एक बच्चों को नया एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जी, कि मान लो किसी के पास अगर रेफरल नहीं है या कोई किसी को नहीं जानता है तो वो उस प्लेटफॉर्म पे जाके अप्रोच करे। जी। और मैं तो हमेशा ये कोशिश करता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे नए जो लॉयर्स हैं वो आते हैं, मैं अपनी वोट भी जब मांगता हूँ तो मैं हमेशा उसमें एक एड ऑन ये ज़रूर करता हूँ कि मेरे लिए कोई भी प्रोफेशनली मैं अगर आपको हेल्प कर पाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे अप्रोच करना, और मैं कोशिश करता हूँ हेल्प करने की हमेशा। हाँ, जैसे गुड़गांव बार में एक स्टूडेंट हेल्प डेस्क हो कि जिसके अंडर इंटर्नशिप्स अगर निकल रही है और कोई इंसान, कोई बच्चा जाना चाहे। होना चाहिए। सर, जैसे फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, उनकी अर्निंग काफ़ी मिनिमल, मतलब होती ही नहीं है कि वो कॉफ़ी भी नहीं पी सकते, चाय भी नहीं पी सकते, इतनी मिनिमल अर्निंग होती है। तो उसमें बहुत हार्डशिप्स होती हैं, तो फिर वो ना उसको क्विट करने की सोचता है। तो उसमें वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करे, और फिर क्या वो साइड बिजनेस उसका करना एथिकल है इसमें, अगर उसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो? देखिए, साइड बिजनेस हमारी बार काउंसिल अलाउ नहीं करती जी, जो रूल्स हैं वो हमें अलाउ नहीं करते। हाँ, शुरुआत में टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़रूर आप कामयाब मिलेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, बीइंग ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, कि आप थोड़ा सा इसमें टाइम देंगे, इस प्रोफेशन में ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे। थोड़ा सा जो आज के दिन में मैं महसूस करता हूँ इस जनरेशन में, शायद कोई ऑफेंड ना हो मेरी इस बात से, मेहनत की कहीं ना कहीं कमी है। हम पहले दिन से ये चाहते हैं कि मैं काम करने लग जाऊं और मेरे पास एक चैम्बर भी हो, एक सीट भी हो। वो ज़रूरत है सबकी, सबको मिलना चाहिए, बट उससे पहले आपको काम सीखना चाहिए। काम सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपको कम पैसा मिलेगा, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये रिग्रेट ही नहीं होगा मैंने इस प्रोफेशन को क्यों चूज़ किया। जैसे अभी क्लॉड के सीईओ ने इंटरव्यू दिया था, उनकी इंटरव्यू में मैं सुन रही थी कि उन्होंने बोला कि जैसे क्लॉड और एआई आ रहा है, तो एआई में बहुत सारे क्लॉड में ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स लॉन्च किए हैं कि जो हमारी एंट्री लेवल जॉब्स है, लॉयर्स की, एडवोकेट्स की, और बहुत सारी फ्रंट एंड की, बैक एंड की, वो जाने वाली। उसमें लॉयर्स का भी उन्होंने यूज़ किया कि बोला कि जो रिसर्च है, ड्राफ्टिंग है, वो क्लॉड सब कुछ कर सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि क्या एआई रिप्लेस कर सकता है लॉयर्स को आगे जाके? ह्यूमन लॉयर्स मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। और इस एआई पे और चैट जीपीटी पे या जितना भी ये आ जा रहा है, इस पे बड़ी आज के दिन में बड़ा डिबेट है। आप यूज़ कीजिए टेक्नोलॉजी का, बहुत अच्छी बात है, पर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी देख पा रहे होंगे कि एआई हमें वो जजमेंट दे रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जी जी। उसके लिए हमें अपना ह्यूमन माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये किताबें पढ़नी पड़ेंगी। सब कुछ एआई नहीं कर सकता। आज की जनरेशन क्या कर रही है, जो एक सबसे बड़ा मुझे डेंजर लग रहा है इस प्रोफेशन के लिए, वो रिप्लेस नहीं कर पा रही है एआई, बट हम एआई पे ही सब कुछ करा रहे हैं। जब तक आपको बेसिक प्रोसीजरल लॉ नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि इस ड्राफ्टिंग में ये इंग्रेडिएंट्स हैं लॉ के, ये सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आने ही आने चाहिए, एआई नहीं बताएगा वो आपको। एआई आपको हेल्प कर सकता है। आप एआई का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी हेल्प के लिए कीजिए, ना कि आप उसकी आप उसी पे डिपेंड हो जाएं। अब हो क्या रहा है कि हम उसी पे डिपेंड होते जा रहे हैं। आप सीखिए, आप सीखेंगे तो शायद मुझे लगता है आप ज़्यादा अच्छा से यूज़ कर पाएंगे एआई का। अच्छा, एक चीज़ मुझे इसमें याद आई कि
पहले तो हम एप्लीकेशन टाइप क्या करते जी। थे, फॉर एग्जांपल हम बेल एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं। अब क्या है, वो किसी भी एआई प्लेटफॉर्म से हम टॉपिक डालते हैं, वो डाल दिए हमने, इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं इस एप्लीकेशन के, देन वो पूरा टाइप करके दे देता है विद डिटेल्ड, एंड ऐसा लगता है कि किसी प्रोफेशनल ने लिखा है। तो क्या वो मदद ले, या फिर एक नया जो वकील है, जो नया जूनियर है, क्या वो उस चीज़ की मदद ले या फिर खुद से ही वो कोशिश करे? मेरा सुझाव है वो खुद से करें, मदद लेके खुद से करें, उससे आप ज़्यादा सीखेंगे। अच्छा अच्छा। अगर आप सब कुछ ही उसी पे चले गए, एआई पे चले गए, तो शायद आप नहीं सीख पाएंगे। पहले जो हमारे सीनियर्स थे वो हाथ से ड्राफ्टिंग करते थे, फिर टाइपिंग आई, टाइपराइटर से करते थे, उसके बाद कंप्यूटर आया। कंप्यूटर्स आए, आप टेक्नोलॉजी के साथ चेंज जरूर हो, पर आप उसके ऊपर डिपेंड ना हो जाए, पूरे निर्भर ना हो। निर्भरता आपको हमेशा कहीं ना कहीं पीछे ले जाएगी। जैसे आपने बोला पेशेंस भी एक स्किल होनी चाहिए फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट में, और कौन सी स्किल्स पे उन्हें एम्फेसाइज करना चाहिए कि एक बेसिक रोड मैप की वो 3 से 4 साल पे फोकस करें कि हम सीनियर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व करें, उसके अलावा कौन सी ऐसी 5 स्किल्स हैं जो एक जूनियर को जिस पे एम्फेसाइज करना चाहिए कि हाँ मैं डेली ये करूँ, डेली हैबिट करनी चाहिए, डेली ये करूँ, ताकि मेरी एक एडवोकेसी बहुत सक्सेसफुल करियर बन पाए और मैं लोगों को इंसाफ दिला पाऊँ, लोग मुझ पर ट्रस्ट कर पाएँ? सबसे पहली बात है कि फाइलें ज़रूर पढ़ें, जो आपके सीनियर के पास फाइलें हैं वो ज़रूर पढ़ें आप। दूसरी बात, किताबें पढ़ें, लॉ की जो किताबें हैं, जो जजमेंट्स आ रही हैं, जो डेली जजमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं आप अपडेट रहेंगे उससे। आप अपने सीनियर के साथ कोर्ट में जा रहे हैं, आप उसको सुने, अपने पॉइंट्स बनाएं, आप ध्यान दें कि वो क्या कह रहे हैं। उनको ना सुने, आप ओपोजिशन को भी ज़रूर सुने, आर्ग्यूमेंट आप दोनों तरह से करें। टाइम दें, अगर आप फ्री हैं तो आप किसी कोर्ट में जाके बैठें, किसी सीनियर लॉयर की बहस सुनें, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप जो भी इतना, ये इनमें से कोई भी आप 3 काम कर लेंगे, मैंने तो 4 ही बताए हैं, आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। ड्राफ्टिंग में आप ड्राफ्टिंग एक ऐसी स्किल है जो हमारे प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारे लोगों में आज के दिन में लैकिंग है। ड्राफ्टिंग खुद करें, सीनियर को कहें सर मुझे थोड़ा सा काम दें। आप जैसे जैसे आप काम करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ड्राफ्टिंग, इस प्रोफेशन में सबसे पहला काम ही ड्राफ्टिंग का है। आप सीखेंगे, फाइलें पढ़ेंगे, ड्राफ्टिंग करें, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, मेरा ये मानना है। इसमें से एक चीज़ मैं निकालना चाहूँगा, जैसे भी कोई एक क्लाइंट है वो कोर्ट में जाता है, अमूमन 90% काम एक उस वकील के पास जाते जिसका नाम होता है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आप भी जानते हैं कि कोर्ट में 5-6 वकील होते हैं जिनका अच्छे से नाम होता है, सिर्फ काम उनके पास जाता है। एक नया वकील है, जैसे आपकी तरह कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उसके पास कैसे काम आए, वो क्या करे ऐसा कि भाई उसके पास उसका भी नाम हो और उसके पास भी काम आए कि क्लाइंट मेरे पास आए, या मैं ऐसी कौन सी स्किल डेवलप करूं कि मेरे पास भी क्लाइंट आके मुझे काम दे। और वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, हाँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, वो सिर्फ रेफरल का यूज़ कर सकता है कि हाँ उसके थ्रू मैंने तेरा नाम सुना था, उसने बताया था, तो ऐसा क्या करे हुआ। गुड़गांव बार में अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो लगभग 11,000 है जी। और जो आपने कहा कि जी कुछ ही लॉयर्स हैं जिनका नाम है, हाँ जी। ऐसा नहीं है। अच्छा। इसके अलावा भी मैं लगभग ये मान के चलूँ कि रूटीन में हमारे पास 2,500-3 हज़ार ऐसे लॉयर्स हैं जो आते हैं और काम करते हैं। तो आप काम सीखें, काम करें, क्लाइंट को रिजल्ट्स दें। आप एक क्लाइंट को रिजल्ट देंगे, आप अपनी ईमानदारी दिखाएंगे, ईमानदारी से फोकस करेंगे काम पे, तो ज़रूर आपको उस रेफरेंस से कहीं ना कहीं आपको काम मिलेगा। मैं आज भी इस मेरा जो चुनाव चल रहा है तो मैं बहुत सारे यंग लॉयर से मिलता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे उन्होंने ऑफिस एस्टेब्लिश किए हुए, टीम है उनके पास। देख के खुशी होती है कि एक मेरा साथी है जो अभी 4 साल या 5 साल से आया है, उन्होंने मेहनत कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो सब उनके कोई ना कोई प्रोफेशन में कोई था। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स भी ऐसे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को स्पेसिफिक अगर हम टारगेट करें, आप काम करें, काम सीखें, ईमानदारी से सीनियर के साथ जाएं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ सेलेक्टेड लोगों के पास ही काम है, वो सेलेक्टेड लोग तो सारा काम नहीं कर सकते ना, उनका भी कोई ऑपोजिट काउंसिल होगा, तो आपको भी काम मिलेगा और लाइफ में आपको तरक्की भी मिलेगी। जैसे कोई एक बेसिक सिटीज़न आता है तो उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है किसी भी एडवोकेट को अफोर्ड करने के लिए, तो क्या हमारे पास फ्री लीगल एड का कुछ है, हमारे पास कोई फैसिलिटी? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, DLSA है,
जिसमें फ्री लीगल एड मिलती है। आप वहाँ जाएं, एप्लीकेशन दें और आपको लीगल एड काउंसिल मिल जाएगा उसमें। जैसे सर आप बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के मेंबर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसमें आपके क्या बेसिक एजेंडा है, और ऐसे एजेंडाज़ की अगर आप बार काउंसिल मेंबर बन जाते हैं तो वो ऐसे एजेंडाज़ जो आपके पहले 6 से 7 महीने में बिल्कुल दिख जाएंगे कि हाँ वाओ व्हाट अ वर्क हैज़ बीन डन। एजेंडे की बात करें तो जैसे कि मैंने अपने इस इंटरव्यू में बताया कि मेरे हमेशा से ये मेरी कोशिश है कि जो हमारे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जो मेरे साथी हैं, लॉयर्स हैं, जैसे दिल्ली की बेसिस पे हमें भी यहाँ एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने जैसे दिया हुआ है वो, जैसे मैंने सेक्रेटरी के टेन्योर पे कराया, वो पूरे पंजाब हरियाणा में होना चाहिए। इसके अलावा जो एजेंडे की अगर हम बात करें, हालांकि फ़ीस पहले से ही कम हो गई है, पर एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि हम ऑल द वे महेंद्रगढ़ से हम चंडीगढ़ ट्रैवल कर रहे हैं, या हम मोगा से पंजाब से आ रहे हैं, या अमृतसर से आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें जो एक सिंगल विंडो है जो एनरोलमेंट के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें बना देनी चाहिए। वो एक बहुत ज़रूरी काम है, जिससे काम भी कम हो जाएगा और ट्रैवल भी कम हो जाएगा। तीसरा, हम इसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को, जो प्रोसीजरल कुछ चीज़ें हैं, हम अगर हम उनको ऑनलाइन कर दें, जैसा कि आप देखेंगे कि एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलती है जो बार काउंसिल के इलेक्शंस में भी चली, वो बार काउंसिल के वेरिफिकेशन फॉर्म हमारी बार काउंसिल ने 2 साल लगभग ऑफलाइन लिए और वो सारे कागज़ बार काउंसिल के पास गए, जबकि दिल्ली बार काउंसिल ने वही वेरिफिकेशन फॉर्म ऑनलाइन ड्राइव किया। हालांकि हमारी बार काउंसिल ने भी, जब हमारा आरओ जस्टिस जयश्री ठाकुर अपॉइंट हुई, तो उसके बाद उन्होंने एक ही हफ्ते में उसको ऑनलाइन कर दिया था। हम 2 साल नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए पता नहीं। तो इस तरीके के सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। नए लॉयर्स के लिए, जैसे कि आपने एक बात बड़ी अच्छी सजेशन दी कि वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, किसी के साथ काम करना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बार काउंसिल है। बार काउंसिल एक अथॉरिटी है, वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे। कहीं ना कहीं बजट है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए कोई ना कोई स्टाइफंड भी हम कर सकते हैं। आप मिनिमम करें जिनसे उनको मोटिवेशन मिलेगी, एक बेसिक सा आप करें जिनसे काम करने का, उनका इस प्रोफेशन में रहने का मन भी करेगा। तो ये कुछ ऐसे एजेंडे हैं, बाकी एजेंडे बहुत सारे हैं अगर मैं उन पर बात करूं, पर ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे हम कर देना चाहिए हमें बहुत जल्दी, जिससे नए लॉयर को सहूलियत भी मिलेगी, बार काउंसिल पे भी बोझ कम होगा, बर्डन कम पड़ेगा और चीज़ें कहीं ना कहीं सुधार की तरफ चलेंगी। जैसे बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को बहुत सारी गलतफहमी होती है, वो बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं और बोलते हैं कि हमें बोलने का मौका मिलेगा और रियलिटी है, लेकिन जब वो 5वें साल में इंटर्नशिप में आते हैं तो वो एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं कि हमने क्या मूवी में देखा था और ये क्या निकला। हाँ, जैसे वो मूवी में वो एविडेंस होता है तो वो वकील बोलता रहता है बताओ तुम वहाँ क्या थे। वो बहुत इंटरेस्टिंग क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं वो एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट होता है, वो गवाही लिखता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या हम BCI से या बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा से कोई कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉ कॉलेजेस का और बार एसोसिएशंस का कोई कोलैबोरेशन हो कि सेकंड थर्ड वाला बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, जिसको एक प्रैक्टिकल रियलिटी मिलनी चाहिए कि खटगरे नहीं होते हैं, वहाँ ऐसे बैठना पड़ता है चेयर पे और आपको गवाही लिखानी पड़ती है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में हमेशा डिफरेंस है। हम रील देख के आते हैं, रील का मतलब पिक्चर, और रियल लाइफ अलग नज़र आती है। तो मेरी इसमें सजेशन ये है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से या थर्ड ईयर से इंटर्नशिप में आते हैं, वो कोर्ट के अंदर जाके देखें, आपको शायद रियल और रियल लाइफ में डिफरेंस पता चलेगा। मूवी में हमें 3 घंटे में सब कुछ सम अप करना होता है, तो वो तरीका ही अलग है, वो जस्टिफाई नहीं करती चीज़ों को, वो एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली। यहाँ हम जब प्रैक्टिकली खुद देखेंगे तो शायद हम चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। कटघरे रियल लाइफ में भी होते हैं और रियल लाइफ में भी होते हैं। हाँ, बार काउंसिल अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा दे और मोटिवेट करे या बच्चों को बताए तो शायद ज़्यादा और कारगर होगी, बड़े प्लेटफॉर्म्स होंगे और ज़्यादा समझ आएगा। पर इसमें सुझाव मेरा यही है कि जो बच्चे इंटर्नशिप में आ रहे हैं वो खुद जाके देखें तो शायद ज़्यादा समझ पाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू रैपिड फायर गाइस, दिस गोना बी स्पाइसी। सर, बार एसोसिएशंस की पॉलिटिक्स को अगर एक वर्ड में आप सम अप करना चाहे तो क्या कहेंगे? ये बड़े टफ क्वेश्चन पूछा आपने। पहला ही सवाल आपका बड़ा बाउंसर है। ग्रोथ, वो एक चीज़ जो लॉ कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती। रियलिटी, गुड़गांव कोर्ट की सबसे ज़्यादा एक बढ़िया चीज़ जो आपको बहुत पसंद है। चाय, वो हमें भी पसंद है। गुड़गांव कोर्ट की एक चीज़ जो आप अभी भी चाहते हैं कि वो बदले।
सफाई, जूनियर एडवोकेट के लिए एक मस्ट हैव क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पेशेंस। अगर आप इलेक्शन जीते तो पहला कॉल किसको करोगे? पहला कॉल किसको करूंगा? मैं अपने बेटे को करूंगा। और अगर इन केस हारे तो सबका धन्यवाद करूंगा। आज एक यंग लॉयर जो बहुत कन्फ्यूजन में हो, बहुत स्टेट उसका समझ नहीं आ रहा हो कि मैंने लॉ चूज़ तो कर लिया, मैं सेकंड थर्ड ईयर में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, अब मैं लॉ से जाऊँ, मैंने इतने सारे दोस्तों का सुना कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अभी ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो आप उसको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे कि अभी से ही चला जा तो इंटर्नशिप करने, या आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए क्या, जो एक मतलब कंफ्यूज लॉ स्टूडेंट देख रहा हो? ये मेरा रैपिड फायर का क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये आप अच्छा, कैमरे मेरी उस लॉ स्टूडेंट से, उस इंटर्न से, उस मेरे छोटे भाई से, बहन से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार मेरे से ज़रूर आके मिले, उसकी सारी दुविधाएं, सारी कन्फ्यूजन मैं ज़रूर दूर करूँ। आप दोनों का थैंक यू, बरखा और योगेश, बड़े अच्छे आप लोगों ने सवाल पूछे, बड़ा मज़ा आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं इस बारी बार काउंसिल पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें मेरा बैलेट नंबर है 63, और मेरी आप सभी से जो मुझे देख रहे हैं ये रिक्वेस्ट है कि मुझे अपना फर्स्ट या बेस्ट प्रेफरेंस वोट देकर सफल बनाएं। मेरी रिक्वेस्ट है बैलेट पे कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई प्रेफरेंस ज़रूर दे के आएँ। थैंक यू वेरी मच। और आशा है, और आप जब अगर जीत के आए तो जो भी आपने वादे करे हैं वो आप उनको पूरा करें, ज़रूर ज़रूर, और वकीलों के हित में कार्य करें जी। और ड्यू काउंसिल को आप हर एक एडवोकेट को, हर न्यूली फ्रेशली एडवोकेट को बताएं कि ड्यू काउंसिल का पॉडकास्ट ज़रूर देखें। ज़रूर ज़रूर, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा सबसे कि ड्यू काउंसिल के जो चैनल है उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। चुनाव जीतने के बाद मैं इनको ये इंटरव्यू दोबारा एक ज़रूर देना चाहूँगा। हाँ, हम बिल्कुल लेने आएंगे सर। थैंक यू।